चलो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना है? हाँ, क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला था, गलत। क्या होता है? सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई? तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, सबको मालूम है। हाँ सर, लास्ट क्लास में आपने लीकेज करंट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज का केस 1 कराया था, उसके बाद बाकी है सर। केस 1 में क्या कराया था? केस 1 था व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। नहीं, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक रहा होगा। हाँ सर। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक का केस 1 व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ऐसा। हाँ हाँ सर। सर, सॉरी सर, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक का। तो उसमें कुछ नहीं है, जब बैटरी इज कनेक्टेड तब देखो मैंने यू लिखा था हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ सर। हाँ सर। और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा तो यू क्यू स्क्वायर बाई 2 सी होगा, है ना। क्या होगा ठीक है। सर? क्यू स्क्वायर बाई 2 सी एनर्जी। एनर्जी कैपेसिटर का फॉर्मूला 2 देखा था, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। हाँ तो जब बैटरी कनेक्टेड है तो जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो चार्ज और ड्रॉ करेगा, वी कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे u इज हाफ सी वी स्क्वायर। और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा तो कैपेसिटर पर जितना चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें क्यू स्क्वायर बाई 2 सी लगाएंगे, इतने का ही डिफरेंस है। ठीक है, आया समझ में? हाँ एक सिंपल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट, सो आई इज डी क्यू बाई डी टी। दूसरा, करंट स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन होता है उसका, बिकॉज ये अलजेब्रिक लॉ फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा नहीं। मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट है, एक दूसरे में मान लो 1 एम्पियर का करंट है, तो इस जंक्शन से जो तीसरा जाएगा उस पर 3 एम्पियर ही रहेगा, 2 + 1 3 एम्पियर। समझ रहे हो? तो ये नॉर्मल अलजेब्रा है ना, वेक्टर अलजेब्रा नहीं है। नहीं तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है उस पर डिपेंड करता है रिजल्टेंट कितना है। हाँ सर। तो दैट्स व्हाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, करंट फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? पढ़े थे ना शुरू में कि फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में कुछ फंडामेंटल होते हैं और कुछ डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड। नहीं, ये सर, एम्पियर था उसमें फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लिख इसलिए रहा हूं कि ये कंफ्यूजन सबको रहता है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज फंडामेंटल होगा और करंट डिराइव्ड, ऐसा नहीं है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो करंट फंडामेंटल है, चार्ज डिराइव्ड है, उल्टा नहीं। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि ये रहता है कंफ्यूजन, इसलिए लिखा, अदरवाइज ये छोटी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी। करंट इज फंडामेंटल, चार्ज इज डिराइव्ड।
it is fundamental but charge is derived. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से 2 मिनट में। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो बोलोगे। अब एक बार देखते हैं कि ये सब करंट का फ्लो ये सब होता कैसे, करंट एग्जैक्टली कैसे फ्लो करता है। तो क्या है कि चार्ज का फ्लो है करंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ सर। चार्ज के फ्लो में से भी
पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट है, यस। बट एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हाँ तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है। यस। हाँ नंबर 2, अब इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करता है? तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत कि कंडक्टर के पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जिनका न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है रिलेटिवली, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं जब भी उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिले, तो उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यस। है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पास होते हैं। तो अगर हम कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे दें तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे कन्वेंशनल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो ये एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है, लेकिन सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉन को तो किसी ने देखा नहीं, है ना। देखा है किसी ने इलेक्ट्रॉन को? नहीं। तुम लोगों ने नहीं, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने देखा है क्या? नहीं सर। साइंटिस्ट लोगों ने भी नहीं देखा है ना। तो इलेक्ट्रॉन को तो किसी ने देखा नहीं है, ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब नेकेड आई से वो दिखता नहीं है। तो क्या है कि इसके अंदर ये जो सिंपल लैंग्वेज में हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि कंडक्टर के दोनों ओर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, तो चार्ज हो गया, तो ये मतलब चार्ज मूव करने लगा तो इसकी वजह से करंट होगा, ये एक हाइपोथेसिस है। अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, है ना। अंदर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि करंट फ्लो हो रहा है ना। वो करंट फ्लो हो रहा है ये डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये तो मानते हो, यस। है ना। तो ये अगर मानते हो तो करंट के फ्लो होने के बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। क्या चल रहा है? करंट के फ्लो होने के, ये क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस इन द सेंस लोग बहुत तरह की थ्योरीज देते हैं, हर थ्योरी के अपने ड्रॉबैक हैं, अपने एजम्पशन हैं, लेकिन ये जो सीधा सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला थ्योरी हमें दिखता है कि इलेक्ट्रॉन होगा फ्री, उस पर फोर्स लगेगा तो मूव करना शुरू करेगा, ये हाइपोथेसिस अप टू सम एक्सटेंट ट्रू है, वैसे 100% ट्रू नहीं है। तो देखो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है। अगर अंदर में कोई फील्ड नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यस। तो ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर प्रिसाइजली कंडक्टर में होता है। अब अगर हम ऐसे किसी कंडक्टर को के दोनों ओर बैटरी लगा दें सच दैट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से करंट का फ्लो होता है। जैसे जस्ट ऐसे समझिए कि अब ये ऐसा ही कंडक्टर था जिसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम इधर उधर मूव कर रहे थे। जैसे ही हमने बैटरी लगा दी तो ये हो गया हायर पोटेंशियल पर,
ये हो गया लोअर पोटेंशियल पर। हाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इधर हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, देखो पहले कोई इधर जा रहा था, 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 सबका रैंडम मोशन था, है ना। सारे रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स अपोजिट लगता है। यस हाँ इधर फोर्स लगने लगा, है ना। इस पर इधर की ओर फोर्स लगने लगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेगा। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इसके अपोजिट हम पॉजिटिव चार्ज का मोशन ऐसे मान सकते हैं। हाँ सर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? वो पर्पल इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है। हाँ, वो ये जो ब्लू दिख रहा है ना ऐसे, हाँ ब्लू जो आपको ऐसे मूव करता हुआ दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मोशन है। हाँ और ये जो ऐसे दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो ठीक है। कंडक्टर के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। हो गया? एक सेकंड। हाँ सर। अब देखिए, एक टर्म है जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी। ऐसे देखो, सपोज किसी भी कंडक्टर में किसी भी शेप साइज का हो सकता है, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
और इस क्रॉस सेक्शन से आई करंट फॉलो फ्लो करता है ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर आई करंट फ्लो करता है। ये टोटल करंट का सम आई है। इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, हाँ सर। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, ऐसे समझो। तो कोई आपसे पूछे कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई अपॉन ए। ये कहलाएगा करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। ऐसा होगा। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि चलो मैं ऐसे हाथ से ड्रॉ करता हूँ। अब मान लो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, तो जिस किसी भी शेप साइज के एक पॉइंट पे देख रहे हैं, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये मेरा करंट है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो हमारा होगा, ये दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो ए वेक्टर ऐसा है, मतलब ए कॉस थीटा वेक्टर से परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है ना, तो करंट डेंसिटी ए हमारा हो जाएगा आई अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। हाँ इन जनरल हम बताते हैं कि करंट आई इज करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, याद रहे। आई बात समझ में? यस। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है और करंट डेंसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको शुरू में स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं इस चैप्टर में यूज करने को मिलेगा। तो ये जो करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इस चैप्टर में। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी but electric current is a scalar quantity. Current density is amount of current flowing per unit area perpendicular to it. Clear है? तो इस पे बेस्ड जस्ट एक क्वेश्चन कर लीजिए जिससे करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट डेंसिटी ये दोनों समझने का आपको मौका मिल जाएगा। तो करंट डेंसिटी कॉपी कीजिए और इस क्वेश्चन को लिखिए।
डन सर। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? देखिए, क्या आंसर आया बताओ इसका? करंट है 9.6 into 10⁻⁻⁹। करंट डेंसिटी 9.6 × 10⁻³ ठीक है, देख लेना जो हाँ मैं नहीं बताने वाला। ये हो गया 6 × 10⁻10 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 9.1 × 10⁻⁻, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? 1.6 1.6 into 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय अच्छा, ये पर सेकेंड ही है तो 1 सेकेंड 1 कितना आता है? 9.6 into 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ दिस मच एम्पियर, ये आपका आंसर होगा। और करंट डेंसिटी परपेंडिकुलरली ही जाता है, ऐसा लिखा है ना? तो दिस करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10⁻² कितना हो जाएगा? -6 होगा। 10⁻⁻⁻। तो 9.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, सब लोग सुनो ध्यान से। अगर हम कंडक्टर के दोनों ओर पोटेंशियल दे दिए तो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जैसा हमने अज्यूम किया है, तब तो अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सिलरेटेड मोशन होना चाहिए। आया ना? बोलो, समझे तुम लोग? सर आपका क्वेश्चन रिपीट कर सकते? मैंने बोला कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है बैटरी लगाने की वजह से, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, यही एजम्पशन से चल रहे हैं हम लोग। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज करते रहना चाहिए। हाँ सर। इसका मतलब है कि करंट कांस्टेंट नहीं, एक बैटरी लगाने से हमें इंक्रीजिंग करंट मिलना चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहता है, यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? ऐसा नहीं है ना? बोलो। हाँ सर। तो इस कॉन्सेप्ट में कहीं तो झोल है। झोल इन द सेंस हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ी है हाँ ना? अब अंदर में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा है किसी को पता नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। जो चीज दिख रही है वो है करंट की रीडिंग, वही चीज दिख रही है। यस। तो करंट के रीडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए, हाँ तभी कांस्टेंट करंट मिल रहा होगा, है ना? हाँ। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं।
ये बात समझ आया ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट? Yes. अच्छा तो अब ये ड्रिफ्ट स्पीड कितना होगा? तो कॉमन सेंस से सोचो, मान लेते हैं हम लोग, पहले कोई एक कंडक्टर बना लो ऐसा, सपोज ये एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, समझने के लिए लेंथ एल है, समझने के लिए मान लो लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, या एस कह लो, ए तो एम्पियर से कंफ्यूजन होगा तो एस है, और अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं खूब सारे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैपिटल एन है, ठीक है? हाँ सर। तो ये है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, मतलब मेरे एमीटर में रीडिंग आई है, तो करंट आई फ्लो हो रहा है। नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो जिस चीज का मेटल होगा उसका वेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही लेंगे, है ना? हाँ सर। एरिया मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम है, एटॉमिक मास मालूम है, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मतलब कहने का ये मीनिंग है। Yes. तो इस आई करंट को जस्टिफाई करने के लिए ड्रिफ्ट स्पीड इसकी कितनी होनी चाहिए, ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। तो देखो ध्यान से समझना, करंट आई इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, डेल्टा टी टाइम अगर लगे इसको यहां से यहां जाने में, तो वही करंट आई होगा। हाँ सर। डेल्टा क्यू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही होगा ना, यही होगा, हाँ सर। यस। अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो इसको मैं लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये जो टाइम लगा ये क्या होगा, लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड, यही होगा। Yes. सो ये जो करंट आई मिला मुझे, ये कुछ ऐसा है, एन कैपिटल एन इंटू ई अपॉन एल इंटू ड्रिफ्ट स्पीड वीडी, इसको ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन इंटू एस इंटू ई इंटू वी डी अपॉन एरिया एस इंटू लेंथ एल। एरिया एस इंटू लेंथ एल इसलिए कि ये वॉल्यूम हो जाए, हाँ सर। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, है ना? हाँ सर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। सो फाइनली आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू एरिया इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू वीडी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं ऐसा बोल दूं, करंट आई अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एस, ये हो जाएगा एन इंटू ई इंटू वी डी, ये ड्रिफ्ट स्पीड होता है, सॉरी करंट डेंसिटी होता है,
तो J इज इक्वल टू NEVD, ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, yes, हाँ ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ हाँ सर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्मॉल है ना। हाँ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। कोई डाउट किसी को? तो कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से चल रहा होगा, हमारा करंट का वैल्यू ये बताता है। एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, ये मुझे अभी तक नहीं पता, आगे देखते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। डन सर। एक मिनट सर।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? बोलो। Yes, हाँ sir. Yes. ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा सा बताओ। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है।
हो गया होगा, हो गया होगा सबका। हाँ सर, क्या आया ड्रिफ्ट स्पीड? सर 3.6 into 10⁻⁻⁵. हाँ 3 पॉइंट क्या बोल रहे हो? 6 into 10⁻⁻⁵. 10⁻⁻⁵ 5 5 यूनिट। यूनिट meters per second. मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को देखकर लगता है कि कितना छोटा स्पीड है हाँ ना? एक्चुअली अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इतने छोटे स्पीड से ड्रिफ्ट, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से करना चाहिए, करता है। अब एक चीज देखो ध्यान से, जैसा मैंने कहा ये ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट किसको पता, तो ये इसके सर्टेन मतलब उतने डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, इसीलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से समझना सब लोग, ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है ये इस तरह डिटेल में आपको बुक में नहीं मिले, क्योंकि इसको लोग यूज नहीं करते हैं उतना ज्यादा, इस कॉन्सेप्ट को। इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन था वो रैंडम मोशन में था, और रैंडम मोशन कैसा था, तो रैंडम मोशन ऐसा था जिसमें कि कंडक्टर के अंदर कोई करंट तो नहीं था ना। इसी डायग्राम से मैंने कहानी शुरू करी थी। हाँ तो कॉमन सेंस से बताओ, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सारे इलेक्ट्रॉन के इनिशियल वेलोसिटी का अगर मैं समेशन लूं तो ये 0 होना चाहिए। नहीं तो करंट होगा कंडक्टर के अंदर खुद से, हाँ सर, ये 0 है पक्का। यस अब अगर हम V वोल्ट की बैटरी लगा दिए या E इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, तो सब में एक्सेलरेशन कितना आ गया? E by m इंटू E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ माइनस साइन, ये एक्सेलरेशन सब में आ गया। yes. और ये सबके लिए कांस्टेंट है, चाहे इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो। हाँ तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आफ्टर टाइम t, उसको मैं लिखूंगा u प्लस एटी, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी हो गई हाँ सर, है ना। देखना ध्यान से, सब लोग समझना। तो इन जनरल vi velocity of ith electron is ui minus e vector e upon mass of electron into t, ऐसा कुछ है ना, है ना। v इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ सर, आइडियल कंडीशन में सब लोग ध्यान से समझेगा, दो बातें ध्यान से समझो। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को देखता हूं तो इसके कुछ देर के बाद इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर कांस्टेंट करंट हो जाएगा, उससे पहले रिलैक्स है तो ये उसका रिलैक्सेशन टाइम हुआ, हाँ है ना। आप एक बार रिपीट कर सकते? मैंने कहा रैंडमली कोई कहीं मूव कर रहा था, एक ही चार्ज को समझो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वो करंट के कारण एक कांस्टेंट वेलोसिटी तक पहुंचना चाहता है, तो उसमें उसको टाइम लगेगा, वो कुछ और होगा, दूसरे को लगेगा वो कुछ और होगा, क्योंकि सबका यूआई अलग अलग है, हाँ तो सबको इंडिविजुअल टाइम लगेगा। यस
तो इसको मैं TI लिख देता हूं, या जनरल टाइम पर बोलूं तो सबका VI, आई मीन जनरल टाइम पर वेलोसिटी बोलूं तो ये हो गया V। तो किसी भी जनरल टाइम पर अगर मैं, ध्यान से समझना, सबके वेलोसिटी का समेशन डिवाइडेड बाय, आई मीन सबके वेलोसिटी का समेशन का एवरेज, समझ रहे हो, मतलब सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो डिवाइडेड बाय n, ये एक एवरेज टाइम होगा। हाँ समझ रहे हो कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? सर, एक बार रिपीट कीजिए ना लास्ट वाला। सुनो, रिपीट नहीं, मैं इसको अब ऐसे कहता हूँ। ड्रिफ्ट स्पीड का एक डेफिनेशन ऊपर देख चुके हैं, अब एक ड्रिफ्ट स्पीड का दूसरा डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट स्पीड का दूसरा डेफिनेशन ये है, ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज स्पीड of all electrons moving inside conductor at a given time। ध्यान से समझना। तो मैं इस ड्रिफ्ट स्पीड को लिख दूंगा समेशन ऑफ VI अपॉन n, लिखूंगा, ध्यान से समझो। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ UI अपॉन n माइनस E अपॉन n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू समेशन ऑफ TI, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो उसमें से ये वाला जो टर्म है ये तो जीरो है, ऊपर देखा था हमने, हाँ सर। तो ये हो गया जीरो। तो इसको मैं ऐसा कह देता हूं माइनस E, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको समेशन ऑफ TI अपॉन n। तो हर अलग अलग टाइम के बाद ये इस ड्रिफ्ट स्पीड को, आई मीन मिलेगा इसको। ये जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का मोशन तो दिख नहीं रहा है, तो इन जनरल ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्मिनोलॉजी मिला जिसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते हैं। तो फाइनली ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू माइनस E इंटू टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों को एक इक्वेशन मिला, ठीक है। हाँ सर। इस टर्म को क्या बोलते हैं, E इंटू टाउ, समझ लो इसके, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई तो चैट में कुछ बोला था मुझे बहुत पहले, बोलो बेटा, बोलना, डर क्या रहा है। एक चैट में किसने लिखा था ना, J इज इक्वल टू सिग्मा E, याद है? भाई साहब, चला गया होगा वो। चला गया होगा, ठीक है, चलो ये कुछ भी है।
तो ये एक इक्वेशन मिल गया, लेट इट बी इक्वेशन 2। हमारे पास वो जब मैं ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ा रहा था कि ड्रिफ्ट सॉरी करंट डेंसिटी क्या होता है, तो वो चैट में लिख दिया J इज इक्वल टू सिग्मा ई, कुछ तो कहीं पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो एनीवे ये फ्रॉम 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 से करंट डेंसिटी इज n इंटू ई इंटू वी डी। वी डी यहाँ मैग्नीट्यूड है, ये तो सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है कि ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो इसको मैं लिख दूंगा n इंटू ई, और वीडी को लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा मेरा n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ये हो गया J। तो ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये आई मीन ये वाला टर्म, ये टर्म दिख रहा है आपको, ये सब कांस्टेंट है यस है ना। तो इस टर्म में सारी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे आई मीन जो भी बोल दो इसका नाम सिग्मा, आई मीन J इज सिग्मा ही होता है ऐसा, ठीक है। इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो पूरा टर्म है ये कहलाता है सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। आप लोगों को इस फॉर्मूला की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी लिखना है तो लिख लो। यहाँ तक समझ आया सबको। ये हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है कंडक्टिविटी, डिपेंड करता है उसमें देखो ना चार्ज की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम किसका कितना है, ये सब मिला के ये मटेरियल का कांस्टेंट है जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ तक कॉपी करो, फिर देखो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है।
हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो धीरे धीरे आते हैं इस पर। अभी मत लिखना, इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे। मेरे पास फाइनली क्या मिला, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ऐसा मिला। यस। J इज I अपॉन A, तो I अपॉन A इज सिग्मा इंटू E अपॉन A, नहीं सॉरी, ऐसा मिला। हाँ सर। तो मैं I को लिख दूंगा सिग्मा इंटू A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। लिखूंगा। अब अगर कंडक्टर में जो ऊपर डायग्राम था, ध्यान से देखो, इसमें बैटरी मान लो V वोल्ट का है और इसमें मैं कंडक्टर का लेंथ अपने मन से L मान लेता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू V बाई L होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। हाँ सर। तो मैं लिख दूंगा सिग्मा इंटू A इंटू V अपॉन L। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो इसको, और रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा V अपॉन रो L बाई A इज I, हाँ सर। है ना। तो यहां से मुझे मिल गया I इज इक्वल टू V बाई R, यस। हाँ सर। जो कि हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स। ठीक है। तो ओम्स लॉ प्रैक्टिकल लॉ है, बट जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने थ्योरी सजेस्ट करी होगी करंट के, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड वाली जो भी हाइपोथेसिस है उससे ये ओम्स लॉ जस्टिफाई हो जाता है, इसीलिए ये थ्योरी चलती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर का मोशन, ये सब किसी को नहीं पता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R इज रो L बाई A, where rho is called resistivity, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट हेडिंग इज ओम्स लॉ। मैं फिर कह रहा हूं, ओम्स लॉ फंडामेंटली एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ओम ने जब ये लॉ दिया था उस समय उसको नहीं पता था कि इसका कोई, इसके पीछे का थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन क्या होगा। तो फंडामेंटली ये आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ है, लेकिन साइंस का काम ही है ऐसा क्यों कैसे क्या होता है वो जज करना। तो ये सब करने के बाद फाइनली जो थ्योरी है निकल के आई करंट के फ्लो का, वो थ्योरी इसी को सजेस्ट करती है। तो इसको हम लोग आई मीन एक एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। अब थोड़ा ओम्स ऊपर लॉ, जाओगे? क्या बोल रहे हो? थोड़ा ऊपर जाओगे? लिखने को देता हूँ टाइम, घबराओ मत, अब लिखने को दूंगा मैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का, वो एक बार देख लेते हैं।
experimental setup for verification of Ohm's law. ये कोई बताने की जरूरत नहीं, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक बार जेई में ही क्या किया था, 4 ऑप्शन इस तरह के सर्किट डायग्राम के दे दिए थे और पूछा था इसमें से किस ऑप्शन से ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो एनीवे, ये रियोस्टेट, यहाँ से आर चेंज होगा, रेजिस्टेंस लेंथ चेंज होगा मेनली, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उससे ये मेजर होगा और करंट ये मेजर होगा। तो V और I में क्या रिलेशन आता है इस रेजिस्टेंस का इंक्रीज डिक्रीज करने से, तो इस एक्सपेरिमेंट से ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जैसे जैसे बैटरी को चेंज किया गया, ये जो नीचे बैटरी है, और उसके अगेंस्ट करंट को प्लॉट किया, तो हम लोगों को एक ऐसा ग्राफ मिला। जैसे जैसे V इंक्रीज करते हैं, बैटरी बढ़ाते गए, वैसे वैसे हम लोगों को करंट इंक्रीज होता गया। तो ये जो प्रोपोर्शनली, ये जो यहाँ से कांस्टेंट दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन पोटेंशियल, है ना? आई बात समझ में? ये tan थीटा क्या देगा बताओ? बोलो ना, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, है ना? आई बात समझ में? या जो कॉट थीटा की वैल्यू है ये रेजिस्टेंस के बराबर होगी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं। ये जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है वो सब चेंज होता है। तो इसीलिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें, रेजिस्टिविटी R इज रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस R इज R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर के साथ चेंज है, ठीक है? और इस टेम्परेचर डिपेंडेंसी के कारण ही एक इसका फंडामेंटल यूज है जिसको प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहते हैं, पढ़ा होगा हीट एंड थर्मो में। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज करती है उसको कैलिब्रेट करके भी थर्मोमीटर बनाया जाता है, जिसको प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल है जो आपको जानना जरूरी है। तो इतने से फंडामेंटल से आपका काम चलेगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन करते हैं आप। अच्छा, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर दो तीन चीज करते हैं। ये शुरू का फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बोरिंग थ्योरेटिकल टाइप होता है, फिर जहां से वो आपका रेजिस्टेंस, सर्किट, सीरीज, पैरेलल, ये सब कहानी शुरू हो जाती है, लोगों को मजा आना शुरू हो जाता है। ओम्स लॉ से बाकी है लिखना ना। कॉपी कर लीजिए जल्दी।
तो वो प्लैटिनम रेजिस्टेंस के बाद क्या लिखा है? थर्मोमीटर। डन। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes. एक इजी क्वेश्चन है, ये बताओ। जल्दी, ये 2 मिनट का है। और ये मैं बताऊंगा भी नहीं, इसका सॉल्यूशन ये आप लोग खुद करना। और एक दूसरा दे रहा हूँ साथ ही साथ, तो ढूंढता हूँ इसको। दूसरा ये। सेकेंड का डायग्राम भी दे देता हूँ, ताकि ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो। फर्स्ट और सेकंड, जल्दी कोशिश करो दोनों।
आया कुछ? फर्स्ट सेकंड नहीं आया। फर्स्ट का क्या आया बताओ? VDR 7.3 into 10 raised to minus 1. हाँ टाइम आया 1.37 into 10 raised to 10. ड्रिफ्ट स्पीड कितना बताया? 7.3 into 10 raised to minus 10 raised to minus 70 -7 या 17, क्या बोल रहे हो? सर 17 17 मीटर पर सेकेंड। यस दिख रहा है कितना कम स्पीड है? टाइम कितना है 10 किलोमीटर जाने में? तो -7 है 17। मुझे नहीं पता, तुम लोग बोल रहे हो। मैंने इसको भी -7 आया। -7 है ये। तो -7 है तो T 1.36 into 10 raised to 10. टाइम क्या है? 1.36 into 10 raised to 10. इंटू 10 raised to 10 सेकेंड्स। हाँ ठीक है, जो भी है, मुझे इससे इसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सेकेंड वाले का बताओ। सर I pi R1 R2 upon rho L है। रेजिस्टेंस पूछा है ना आपसे? सर वोल्टेज पूछा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंसीडर्ड पोर्शन एंड वोल्टेज, दोनों पूछा है। तो रेजिस्टेंस बता दोगे तो वोल्टेज हो ही जाएगा। सर rho L upon pi R1 R2 रो एल अपॉन pi R1 R2 पाई R1 R2, ये रेजिस्टेंस करेक्ट है। कैसे आया ये आंसर? सर वैसे तो एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करके आया। पर सर मैंने अभी तो आपने एक बार जीनियस बैच में बोला था कि इफ अ क्वांटिटी एक्स इज वेरिंग लीनियरली तो उसका वो जीपी में वेरी करता है, तो उससे भी आंसर आता उसका होल स्क्वायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, मैंने हाँ। बताया होगा। तो इसका मीन वैल्यू होगा √R1 R2। सो मीन एरिया पाई आर √R1 R2 का स्क्वायर, तो पाई R1। तो इस शॉर्टकट से इसको आई मीन ओरली बता सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करके प्रॉपर सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम dx लेंथ का कंडक्टर ले लेते हैं छोटा सा, तो ये dx लेंथ है। तो इसका जो रेजिस्टेंस dr होगा वो होगा रो इंटू एल विच इज dx अपॉन एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर। ये r यहाँ का r होगा, है ना? बोलो। है। तो ये r कितना होगा वो देखते हैं। ये डिस्टेंस x है, ये r1 है, तो ये भी r1 होगा। ये एंगल अगर थीटा है, जो कि है, इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये अगर x है तो x tan थीटा होगा। यस तो r की वैल्यू r1 + x tan थीटा हो जाएगी। सो रो इंटू dx अपॉन पाई r स्क्वायर की जगह r1 + x tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो r हो गया रो इंटू पाई, इधर हो गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन r1 + x tan थीटा का होल स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to L। होगा ऐसा? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। -1/x। तो माइनस
और x का कोफिशिएंट यहाँ tan थीटा है, तो रो अपॉन पाई tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस r1 1 अपॉन r1 प्लस x tan थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, तो माइनस रो अपॉन पाई tan थीटा, ये हो गया r1 प्लस l tan थीटा माइनस 1 अपॉन r1, तो l tan थीटा की वैल्यू r2 के बराबर होगी, यस और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, p बाई b r2 माइनस r1 बाई l, हाँ तो ये हो गया tan थीटा। ये मेरा हो गया 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, r2 बड़ा है तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म डेफिनेटली छोटा होगा, तो माइनस रो l r1 माइनस r2 अपॉन पाई r2 माइनस r1 इंटू r1 r2, ऐसा हो जाएगा एलसीएम। तो ये माइनस साइन के साथ कैंसिल करेंगे तो ये r2 माइनस r1 ही हो जाएगा, तो रो l अपॉन पाई r1 r2, ये हमारा आंसर होगा रेजिस्टेंस का। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। और रेजिस्टेंस मिल गया, करंट मालूम है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस में मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई बाई आर से। हाँ ठीक है, इसको कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में टाइम हम लोग वो v इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम वाले से ही करेंगे ना? हाँ, सर बोलो। सर आपने कुछ ट्रिक कहा था ना कि लीनियरली चेंज होगा तो क्या होगा, वो रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा था कोई भी चीज अगर लिनियरली इंक्रीज करता है, कोई भी क्वांटिटी, तो उसका होल स्क्वायर ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है ना? ओके सर। यहाँ पर रेडियस देखो लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, हाँ सर। तो एरिया में उसका होल स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर, तो वो एरिया ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा। तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर होता तो मेरा आंसर रो एल बाई ए होता, हाँ सर। तो एक ही जगह जो एवरेज एरिया लेंगे वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एवरेज होगा, विच इज ज्योमेट्रिकल मीन ओके इज पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का आई मीन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो आर स्क्वायर इज R1 R2, हाँ सर। तो ओरली कर सकते हैं वैसा, ये बहुत बताया था। सर तो फिर ये कोई भी शेप के लिए रहेगा ना, अगर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो? ये एक मैथ्स का प्रूफ है। जैसे देखो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो तुम लोग? हाँ सर। तो हीट ट्रांसफर चैप्टर में भी देखोगे, एससी में क्वेश्चन नंबर 10,
अगर बुक है अभी तो देख सकते हो। 1 मिनट सर। देखो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन नंबर 31 होगा शायद, हीट ट्रांसफर चैप्टर में। देखा बुक में? चैप्टर नेम हीट ट्रांसफर, क्वेश्चन नंबर 31 शायद। मिला क्या एसआई डायग्राम? सर एक नहीं सर 31 पे नहीं है। तो 28 के आसपास होगा, जिसमें कि ऐसा ही डायग्राम होगा, एक साइड का टेम्परेचर T1, एक साइड का T2, हीट ट्रांसफर चैप्टर में। हाँ हाँ 33 में है। 33 में है। हाँ फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो। तो देखो रेट ऑफ हीट फ्लो है, तो अगर ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर होता तो रेट ऑफ हीट फ्लो हम क्या लिखते? के ए डेल्टा टी अपॉन एल लिखते हैं। हाँ सर। के ए डेल्टा टी अपॉन एल लिखते ना। यस। तो यहाँ पर एरिया की जगह आप पाई ए बी लिख दो। देखो तो आंसर मैच किया पीछे। सर ने हाँ आप K पाई R1 R2 T। हाँ सर। तो सर ने पढ़ाया होगा तो एकदम इंटीग्रेट करके इसको सिखाया होगा, ऐसे ही उस समय लिखना नोटबुक में। लेकिन ये एक मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि अगर कोई चीज लिनियरली इंक्रीज करती है तो उसका होल स्क्वायर ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है फंक्शन में। तो यहाँ पर देखो रेडियस लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेडियस अगर लिनियरली इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस का स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनाएगा। हर आगे वाला वैल्यू पीछे वाले वैल्यू के साथ सेम रेशियो बेयर करेगा। तो उस केस में इंटीग्रेट करके रिजल्ट लाओ, जैसे भी लाओ, उससे बेटर है कि एवरेज वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिकल मीन ले लो, सारा काम चलेगा। ओके सर समझा। बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.